हेलो स्टूडेंट आज की ऑनलाइन क्लास में हम लेसन 1 जीवों में जनन की क्लास को कंटिन्यू करेंगे। क्लास 12 सब्जेक्ट बायोलॉजी लेसन 1 जीवों में जनन। लास्ट क्लास में जनन के बारे में हमने पढ़ा था कि जनन किसे कहते हैं, जनन के प्रकार पढ़े थे। दो प्रकार का जनन होता है, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। इसके अलावा आज की जो पहला टॉपिक है वो है क्लोन। आज क्लोन के बारे में पढ़ेंगे। अलैंगिक जनन की क्रिया द्वारा, ध्यान से सुनेंगे बच्चों, कई बार क्वेश्चन आता है क्लोन किसे कहते हैं, या क्वेश्चन आता है कि अलैंगिक जनन की क्रिया द्वारा उत्पन्न होने वाले संतान को क्लोन क्यों कहते हैं। तो आंसर है इसका क्लोन के बारे में, अलैंगिक जनन की क्रिया द्वारा उत्पन्न होने वाली संतान जो आनुवंशिक रूप से और शारीरिक रूप से हूबहू अपने जनक के समान दिखाई देती है, ऐसे संतान को हम क्लोन कहते हैं। एक बार और फिर से सुनेंगे। अलैंगिक जनन की क्रिया द्वारा उत्पन्न होने वाली वह संतान जो आनुवंशिक रूप से, शारीरिक रूप से, संरचनात्मक रूप से एवं क्रियात्मक रूप से हूबहू अपने जनक के समान दिखाई देती है, ऐसे संतानों को क्लोन कहते हैं। और चूंकि अलैंगिक जनन में समसूत्री विभाजन होता है, इसलिए वो हूबहू अपने संतान अपने जनक के समान दिखाई देते हैं। इसके अलावा अलैंगिक जनन की क्रिया में निषेचन नहीं होता, इसलिए नए गुणों का निर्माण नहीं हो पाता और होने वाली संतान हूबहू अपने जनक के समान दिखाई देती है। तो क्लोन समझ में आ गया, जो अलैंगिक जनन के द्वारा उत्पन्न संतान जो पूर्ण रूपेण कैसे दिखाई दे, अपने जनक के समान। ओके बच्चों, सेकेंड टॉपिक है अलैंगिक प्रजनन की विशेषता। क्या होता है अलैंगिक प्रजनन? तो अलैंगिक प्रजनन की विशेषता है, सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए अलैंगिक प्रजनन किसे कहते हैं। मैंने लास्ट क्लास में बताया है आप लोगों को, ऐसा प्रजनन या जनन जिसमें एक ही जनक होता है और वह अपने समान संतान उत्पन्न करता है, जिसमें निषेचन की क्रिया नहीं होती और ना ही नर और मादा की आवश्यकता होती है। तो ऐसे जनन को हम कहते हैं अलैंगिक जनन। तो क्या फायदे हैं अलैंगिक जनन के, या अलैंगिक जनन की विशेषताओं के बारे में हम लिखेंगे। तो पहली विशेषता यह है कि केवल इसमें एक जनक होता है। दूसरी विशेषता यह है कि इनमें निषेचन नहीं होता, जनक एक होता है। सेकेंड, निषेचन की क्रिया इसमें नहीं होती, निषेचन नहीं होता। थर्ड पॉइंट है कि इसमें समसूत्री विभाजन होता है। कौन सा विभाजन? समसूत्री विभाजन। फोर्थ है अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता, विभाजन नहीं, इसमें अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता। और एक प्रमुख विशेषता यह है कि इससे उत्पन्न संतान हूबहू जनक के समान दिखाई देती है। तो पहला क्या है, इसमें एक ही जनक होता है। दूसरा, इसमें निषेचन नहीं होता। तीसरा, इसमें समसूत्री विभाजन होता है। चौथा, इसमें अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता। और पांचवा पॉइंट, संतान पूरी तरह अपने जनक के समान दिखाई देती है। नेक्स्ट टॉपिक, अलैंगिक जनन से क्या लाभ है। अलैंगिक जनन से पहला लाभ हुई, एक जनक होता है, इसमें दो जनक की आवश्यकता नहीं होती। दूसरा, निषेचन नहीं होता इसमें। तीसरा, समसूत्री विभाजन होता है। आप लाभ और विशेषताओं को लगभग सेम लिख सकते
सकते हैं। चौथा यह है कि जनसंख्या अधिक बढ़ती है, जनसंख्या ज्यादा होती है, इससे यानी ज्यादा संतान पैदा होती है। ये प्रमुख विशेषता है। इसके अलावा इसमें जीव एक स्थान से दूसरे स्थान में आसानी से फैल सकते हैं। तो अलैंगिक जनन के लाभ को आप विशेषताओं के साथ लिख सकते हैं। पहला कि इसमें एक जनक होता, हमको नर मादा की जरूरत नहीं पड़ती। दूसरा, निषेचन नहीं होता। तीसरा, समसूत्री विभाजन होता जो आसानी से हो जाता है। चौथा, जनसंख्या वृद्धि बहुत अधिक होती है, यानी अर्धसूत्री विभाजन से ज्यादा संतान पैदा हो सकती है। पांचवा, इससे संख्याओं का विस्तार होता है, यानी संतान दूर दूर तक फैल सकते हैं। अब हानि देखेंगे। फोर्थ टॉपिक है अलैंगिक जनन से हानि। क्या क्या हानि है? तो पहली हानि, पहला यह है कि इसमें नए गुण विकसित नहीं हो पाते, नए गुण विकसित नहीं होते। ठीक है, तो पहली हानि है कि इसमें नए गुण विकसित नहीं होते। दूसरा, विभिन्नता उत्पन्न नहीं होती, विभिन्नता नहीं होती, इसमें उत्पन्न नहीं होती। तीसरा, अनुकूलित नहीं हो पाते, बदलते वातावरण के साथ अनुकूलित नहीं हो पाते। समझ गए? इसके अलावा और हानि है कि जनसंख्या बहुत अधिक बढ़ जाती है इसमें, यानी जनसंख्या वृद्धि होने लगती है, जो कि एक समस्या है, ज्यादा होती है। कैसे देखेंगे क्या क्या हानि है इसमें बच्चों? तो पहला कि जीवों में नए लक्षण विकसित नहीं हो पाते, नए गुण विकसित नहीं हो पाते। दूसरा, ये विभिन्नता नहीं उत्पन्न हो पाती इनमें, यानी ये अलग अलग गुण प्रदर्शित नहीं कर पाते। तीसरा, इनमें अनुकूलित होने की क्षमता कम होती है, बदलते वातावरण के अनुसार ये आसानी से अनुकूलित नहीं हो पाते। चौथा है हानिकारक प्रभाव की जनसंख्या वृद्धि बहुत ज्यादा होती है, जो कि एक बहुत बड़ी समस्या है। नेक्स्ट टॉपिक है जनन की सबसे अच्छी विधि कौन है? बच्चों, ये अक्सर क्वेश्चन पूछता है बोर्ड एग्जाम में कि जनन की सबसे अच्छी विधि कौन है, समझाइए। हमें पता है कि जनन दो प्रकार का होता है, अलैंगिक और लैंगिक। दो प्रकार का जनन पाया जाता है, अलैंगिक और लैंगिक। अभी जस्ट इसके पहले के टॉपिक में हमने जनन की अलैंगिक जनन की हानियां पढ़ी कि इसमें नए गुणों का विकास नहीं हो पाता। सेकेंड, अलैंगिक जनन में विभिन्नता उत्पन्न नहीं हो पाती। तीसरा, ये बदलते वातावरण के अनुसार अपने आप को अनुकूलित नहीं कर पाते, लंबे समय तक जीवित नहीं रह पाते। अब फोर्थ, इसके द्वारा ज्यादा हानियां होती हैं। क्योंकि अलैंगिक जनन में बहुत समस्याएं उत्पन्न होती हैं, इसलिए जनन की सबसे अच्छी विधि लैंगिक जनन को कहा गया है। तो जनन की सबसे अच्छी विधि कौन है बच्चों? लैंगिक जनन। क्यों? क्योंकि आप इसमें पॉइंट लिखेंगे कि लैंगिक जनन में नए गुण विकसित होते हैं, नए गुण विकसित हो जाते हैं। सेकेंड, आप लिख सकते हैं लैंगिक जनन में विभिन्नता उत्पन्न होती है, जिससे कि जीव आसानी से पहचान में आ सकते हैं, एक दूसरे से अलग होते हैं तो आसानी से पहचान में आते हैं। थर्ड, आप लिख सकते हैं अनुकूलन। लैंगिक जनन से उत्पन्न संतानों में अनुकूलन की क्षमता ज्यादा होती है और ये बदलते वातावरण के अनुसार अपने आप को आसानी से परिवर्तित करके लंबे समय तक जीवित रहते हैं। अब फोर्थ लिख सकते हैं कि हम इससे जनसंख्या नियंत्रित कर सकते हैं, जनसंख्या नियंत्रण होता है। क्योंकि अलैंगिक जनन की जो कमियां हैं वो विशेषता लैंगिक जनन में है,
ठीक है बच्चों, नए गुण विकसित हो जाते हैं, विभिन्नता उत्पन्न होती है, अनुकूलित हो सकते हैं, लंबे समय तक ये जीव जीवित रहते हैं और इसमें हम जनसंख्या को नियंत्रित कर सकते हैं, जनसंख्या वृद्धि की समस्या को रोक सकते हैं। क्योंकि लैंगिक जनन में ये 4 क्वालिटी होती हैं, ये 4 विशेषताएं होती हैं, इसलिए लैंगिक जनन जनन की सबसे अच्छी विधि मानी जाती है। तो अब क्वेश्चन आएगा तो आप लोग को बन जाएगा कि लैंगिक जनन की सबसे अच्छी विधि जनन की कौन सी है? लैंगिक जनन। आपको 4 विशेषताएं बतानी। नेक्स्ट टॉपिक है अलैंगिक जनन की विधियां। अलैंगिक जनन की विधियां, विधियां पढ़ेंगे। अलैंगिक जनन जिसमें 2 अलग अलग लिंगों की जरूरत नहीं होती, जिसमें नर मादा की जरूरत नहीं होती, बल्कि एक ही जनक होता है जो अपने ही समान नए जीव को पैदा करता है। तो इसकी प्रमुख विधियां हैं। पहली विधि, अलैंगिक जनन की पहली विधि है विखंडन। विखंडन ऐसा जनन है जिसमें कोई भी जीव अपनी संपूर्ण कोशिका सहित, कोशिका, जीवद्रव और केंद्रक सहित 2 बराबर भागों में बंट जाता है और एक जनक से 2 संतान उत्पन्न हो जाती है। ऐसी विधि को हम विखंडन अलैंगिक जनन कहते हैं। वह विधि जिसमें एक जनक संपूर्ण रूप से या पूर्ण रूप से कोशिका, केंद्रक और जीवद्रव सहित 2 बराबर भागों में बंट जाता है और एक संतान से एक जनक से 2 संतान पैदा होती है। तो इस विधि को हम विखंडन कहते हैं। ये एक कोशिकीय जीवों में पाया जाता है। जैसे आप अमीबा में देखेंगे, अमीबा आपको मालूम है अनियमित आकार का होता है। सबसे पहले इसके अंदर के केंद्रक में विभाजन शुरू होता है। फिर एक केंद्रक से 2 केंद्रक बन जाते हैं बच्चों। लास्ट में कोशिका में विभाजन शुरू होता है। अब ये कोशिका यहां से विभाजित हो जाती है और 2 अमीबा संतान बने। देखिए सबसे पहले अमीबा के बीच का केंद्रक और जीवद्रव उसका विभाजित होता है। जीवद्रव में विभाजित होने के बाद कोशिका बीच से विभाजित हो जाती है और एक जनक से 2 संतान। इसी तरह अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, प्लिनेरिया आदि में जनन पाया जाता है। नेक्स्ट है मुकुलन विधि। सेकेंड विधि है मुकुलन, इसे बडिंग भी कहते हैं। मुकुलन या बडिंग यह भी अलैंगिक जनन की एक विधि है बच्चों। इसमें सबसे पहले किसी जीव के शरीर की कोशिकाओं में उभार बनता है, वृद्धि। जैसे आप लोग अक्सर देखे हैं बरसात के दिनों में आलू फुटकने लगता है उभार बन के। तो मुकुलन जस्ट लाइक वैसी विधि होती है। इसमें पहले जीव के शरीर की कोशिकाओं में किनारे पर उभार बनता है। वो उभार धीरे धीरे विकसित होता है और एक नए संतान के रूप में बनने लगता है और फिर मात्र कोशिका से अलग होकर एक नया जीव पैदा करता है। तो जो नया उभार बनता है उसको हम मुकुलन या बड कहते हैं। इसमें हाइड्रा मुनि वाला प्रजनन पाया जाता है, मुकुलन। देखेंगे एक चित्र के द्वारा। ये हाइड्रा है बच्चों। सबसे पहले इसमें उभार बनना शुरू होता है हाइड्रा में। धीरे धीरे उभार बढ़ते जाता है। इसी उभार को मुकुल या बड कहते हैं। अब आगे चलकर ये उभार विकसित हो जाता है, मुकुल या बड।
ये इस तरह से संतान विकसित हो रही है। अब ये यहाँ से कट हो जाएगी और एक नया हाइड्रा पैदा हो जाता है इस तरह। तो ये हो गया जनक। सबसे पहले इसकी कोशिका में धीरे धीरे उभार बना, ये उभार विकसित हुआ, मुकुल बन गया और ये मातृ कोशिका से अलग होकर एक नया संतान पैदा हो गया। ये हो गया संतान। यह विधि कहलाती है मुकुलन। थर्ड विधि है प्लाज्मोटोमी। टोमी। इस प्रकार के जनन में सबसे पहले जीव द्रव्य विभाजित होता है, उसके बाद एक केंद्रक विभाजित होती है और दो संतान पैदा हो जाते हैं। यह है प्लाज्मोटोमी। प्लाज्मोटोमी की प्रक्रिया में सबसे पहले किसी जीव के शरीर का ये जो जीव द्रव्य वाला भाग है ये विभाजित होता है, बाद में केंद्रक विभाजित होता है और एक जीव से दो जीव पैदा हो जाते हैं। फोर्थ नंबर है गैम्यूल। गैम्यूल इस प्रकार के जनन में कोशिका समूह के द्वारा जनन होता है और यह कोशिका गोलाकार रूप में लेकर कई छोटी छोटी कोशिकाओं में विकसित हो जाती है। इसमें पहले विभाजन होता है पूरी कोशिका में और अंदर कोशिकाओं का समूह बन जाता है, फिर बाहर की विक्ति फट जाती है, कोशिका बाहर आ जाती है और एक जीव से दूसरा जीव बन जाता है। तो इसे कहते हैं गैम्यूल। पांचवा पॉइंट है पुनरुद्भवन, रीजेनरेशन। रीजनरेशन पुनरुद्भवन प्रजनन की या अलैंगिक जनन की वह विधि होती है जिसमें कोई भी जीव एक या एक से अधिक भागों में टूट जाता है। ठीक है, कोई भी जीव जब एक या एक से अधिक खंडों में टूट जाता है और प्रत्येक खंड एक नया जीव बनाते हैं तो इस प्रक्रिया को पुनरुद्भवन कहते हैं। प्लेनेरिया में ऐसा प्रजनन पाया जाता है। देखेंगे अपन प्लेनेरिया का चित्र। ये तीन भागों से टूटेगा और तीनों भागों से नया जीव पैदा होगा। याद रखेंगे कि पुनरुद्भवन में कोई भी जीव जितने भागों से टूटता है उतने ही भागों से नए जीव निर्मित हो जाते हैं। अभी आगे चल के विकसित होंगे और एक जनक से तीन संतान पैदा हो जाएंगे। अब ये तीनों विकसित हो जाएंगे। एक दूसरा भी बन जाएगा पूरा विकसित होकर और थर्ड वाला यहाँ पे इस तरह से एक जनक संतान तीन भागों में विभाजित हो गया बच्चों और तीनों खंड पूर्ण विकसित होकर तीन संतानों में परिवर्तित हो जाते हैं। तो पुनरुद्भवन में एक जनक से तीन संतान पैदा होते हैं। तो इस विधि को हम पुनरुद्भवन या रीजेनरेशन कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बीजाणु द्वारा। छठवां पॉइंट, 5 पॉइंट हो गया। छठवां पॉइंट बीजाणु द्वारा, स्पोर्स बाय स्पोर्स। तो बीजाणु द्वारा ये प्रमुख रूप से शैवाल, कवक यानी फफूंद ऐसी कोशिकाओं में पाया जाता है। इसमें जीव द्रव्य शिखर पर जाकर एकत्रित हो जाता है और फिर जीव द्रव्य और उसका केंद्रक कई भागों में विभाजित होकर छोटे छोटे स्पोर्स या खंड बनाता है। वह खंड फिर मातृ कोशिका से बाहर आ जाती है और विकसित होकर नए जीवों को जन्म देती है।
जैसे फफूंद में अक्सर देखने को मिलता है। इसमें ऊपर इस तरह से जीव द्रव्य छोटी छोटी कोशिकाओं में विकसित हो जाते हैं। अब इसका जीव द्रव्य छोटे छोटे स्पोर में परिवर्तित जाते हैं, इनको बीजाणु कहते हैं, स्पोर। अब इनकी बाहर की भित्ति फट जाती है, ये स्पोर बाहर गिरने लगते हैं और सतह में आकर अंकुरित होते हैं और अंकुरित होकर उतने ही सारे, जितने सारे गिर रहे हैं बच्चों, उतने ही सारे नए जीवों को पैदा करते हैं। तो ये हो गया स्पोर या बीजाणु द्वारा प्रजनन। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक है विखंडन एवं मुकुलन में अंतर। लास्ट टॉपिक है बच्चों, विखंडन और मुकुलन में अंतर। एक साइड आपको कॉपी में विखंडन लिख देंगे और एक साइड मुकुलन। डिफ्यूजन माने विखंडन और बडिंग यानी मुकुलन। तो पहला ये है, विखंडन केवल एक कोष के जीवों में पाया जाता है, जैसे अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम। मुकुलन एक और बहु दोनों प्रकार की कोशिकाओं में पाया जाता है। हाइड्रा, स्पाइरोगाइरा, शैवाल ये बहु कोश की है, अमीबा, यूग्लिना एक कोश की है। फिर सेकंड टॉपिक, इसमें जनक या संतान अपनी पहचान खो देता है और इसमें ये अपनी पहचान नहीं खोता। थर्ड पॉइंट, जनन का शरीर विभाजित नहीं होता, सॉरी जनन का शरीर विभाजित हो जाता है, इसमें विभाजित नहीं होता। और चौथा, इसमें पहले केंद्रक विभाजित होता है, बाद में जीवद्रव, और इसमें पहले केंद्रक विभाजित नहीं होता, बाद में केंद्रक विभाजित होता है। फिर से सुन लेंगे, विखंडन ये इसमें यह एक कोष की जीव में होता है, ये एक कोष की और बहुकोष की दोनों जीवों में होता है। इसमें जनक अपनी पहचान नहीं खोता, ये अपनी पहचान खो दे, सॉरी ये अपनी पहचान खो देता, ये अपनी पहचान नहीं खोता। फिर थर्ड पॉइंट, इसका शरीर विभाजित नहीं होता, इसमें हो जाता है, और ये इसमें पहले केंद्रक विभाजित होता है और इसमें केंद्रक बाद में विभाजित होता है। तो इस तरह से आज की क्लास आपकी कंप्लीट होती है बच्चों। आप लोगों को YouTube वीडियो क्लिक करके देखना है, सब्सक्राइब करना है और कमेंट में अपना नाम, ताकि आपका अटेंडेंस लग सके। थैंक यू।